राजू बहुत दुखी था। वह अपने सर पर हाथ रखकर अपने खेत में रो रहा था। हे भगवान, आखिर में पिताजी कहाँ चले गए। मैं तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका हूँ। न जाने कहाँ हैं मेरे पिताजी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। और उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। बुढ़ापे में कहाँ भटक रहे होंगे। हे भगवान, अब तू ही रास्ता दिखा मुझे। दरअसल राजू के पिता बबलू सिंह 6 दिन से लापता थे और अपने पिता के लापता होने की वजह से राजू आए दिन परेशान रहता था। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। बेचारा रोज अपने पिता को यहाँ वहां ढूंढता। थोड़ी देर बाद राजू वहां से अपने घर चला जाता है। तभी राजू की पत्नी अम्बा कहती है, पिताजी का कुछ पता चला क्या? उनके बिना तो पूरा घर सूना सूना हो गया है। ना जाने हमारे पिताजी कहाँ चले गए। सही कहा तुमने। मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो। आज नहीं तो कल पिताजी हमें जरूर मिल जाएंगे। ऐसे ही अगले दिन राजू अपने खेत में जाता है तो देखता है कि उसके खेत में अचानक बहुत सारे करेले की उपजाऊ हुई है। यह देखकर राजू बहुत हैरान था। अरे, ये क्या? मैंने तो करेले की खेती की ही नहीं। फिर ये करेला कहाँ से हो गया? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना बोलकर राजू उनसे कुछ करेले तोड़कर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी अम्बा को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आपने खेती करने के लिए जिस बीज का इस्तेमाल किया था, शायद वे करेले का ही हो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। करेले भी सेहत के लिए अच्छे ही तो होते हैं। बाजार में यही बिकेंगे। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो एक काम करो, शाम को करेले की सब्जी ही बना देना, ठीक है? ऐसे ही दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहां पर एक साहूकार आता है और वह साहूकार राजू से कहता है, है राजू, आखिर तू कब मेरे पैसे चुकाएगा? लगभग 1 महीना बीत चुका है। क्या चाहता है? अरे पैसे देने का इरादा नहीं है क्या तेरा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है कि मेरे पिताजी कुछ दिनों से गायब हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। बाकी आप चिंता मत करो। मैं आपको 2 दिन के अंदर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूं। अगर 2 दिन के अंदर तूने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो देख लेना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव के सामने मैं तेरी बेइज्जती करूंगा, समझा? नहीं नहीं, ये सब करने की नौबत नहीं आएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। मैं आपको पैसे दे दूंगा। थोड़ी देर में साहूकार वहां से चला जाता है। साहूकार के जाते ही राजू बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। राजू को इस तरह से रोता देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि आप क्यों रो रहे हो। अरे जब घर में पैसे नहीं हैं तो आपने साहूकार को 2 दिन का वक्त ही क्यों दिया? मैं नहीं जानता अम्बा कि मैंने उसे 2 दिन का समय क्यों दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा 2 दिन के अंदर। 1 लाख रुपए का इंतजाम करना इतना आसान भी तो नहीं है। राजू को इस तरह से रोता देखकर अचानक से एक आवाज आती है। रो मत मेरे बेटे, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तेरे साथ तब तक तुझे किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। जा, जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोल और देख, तेरे बिस्तर पर 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। वो पैसे ले जाकर उस साहूकार को दे दे। कौन कौन है? कौन है जो हमारी बातें सुन रहा है? मैं कहता हूं कि मेरे सामने हो। आखिर कौन हो तुम? राजू बार बार इस आवाज का पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी राजू की नजर एक करेले के ऊपर पड़ती है। राजू देखता है कि करेला यहाँ वहां उछल कूद कर रहा है। यह देखकर राजू करेले को हाथ में लेता है। तभी वह करेला कहता है, अरे मैं एक जादुई करेला हूं और मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूं ये तो तुम्हें वक्त आने पर पता चल ही जाएगा।
बाकी अभी समय है उस साहूकार को पैसे देने का। तो बिस्तर पर 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, तुम वो पैसे ले जाकर साहूकार को दे दो। अच्छा ठीक है, मैं मान गया कि तुम एक जादुई करेला हो, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हें वक्त आने पर पता लगेगा। इतना बोलकर राजू अपने कमरे में जाता है तो वहां देखता है कि उसके बिस्तर पर 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। राजू वह पैसे ले जाकर साहूकार को दे देता है। क्या बात है, तूने तो 2 दिन का वक्त दिया था, अचानक से 2 घंटे में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? मालिक, आपको अपने पैसों से मतलब होना चाहिए ना। मैं ये पैसे कहाँ से लाया या फिर मैंने क्या किया, ये सब जानने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी आपने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अच्छी बात है, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए थे, वो मुझे मिल चुके हैं। बाकी अब तुम कुछ भी करो। इतना बोलकर राजू अपने घर आ जाता है। ऐसे ही एक दिन अम्बा छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक से अम्बा का पैर फिसल जाता है और वह छत से नीचे गिर जाती है। अम्बा के सर पे बहुत गहरी चोट लगने के कारण उसका बहुत खून निकल जाता है। राजू अम्बा को इस हालत में देखकर बहुत घबरा जाता है और वह फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर अम्बा को भर्ती कर लेते हैं। देखिए, मरीज की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें बचा पाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द ही उनकी हालत में सुधार आए। डॉक्टर साहब, आप कैसे भी मेरी पत्नी को बचा लो, मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, आप धैर्य रखिए, चिंता मत करिए। इतना बोलकर डॉक्टर अम्बा का इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, भगवान को जो मंजूर होगा होगा तो वही। डॉक्टर उदास होकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और राजू से कहते हैं, राजू, हमें हमें माफ करें। हमें नहीं लगता कि हम आपकी पत्नी बचा पाएंगे। अब उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, इसलिए आप अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपने किसी रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं तो बुला लीजिए, ताकि वो लास्ट टाइम आपकी पत्नी से मिल सके। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत बोलिए। अब मेरी पत्नी को कैसे भी बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ भी करिए। तभी अचानक राजू को जादुई करेला याद आता है। राजू भागता हुआ जादुई करेले के पास जाता है और उससे कहता है, जादुई करेले, तुमने कहा था ना कि तुम जादुई हो और तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो कैसे भी करके तुम मेरी पत्नी को बचा लो। अब उसकी आखिरी सांसें चल रही है, आप बचा लो। देखो, मैं एक जादुई करेला हूँ और मैं अपनी शक्तियों से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ और तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अरे तुम एक बार कोशिश तो करो, शायद तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी ठीक हो जाए। कोशिश करो जादुई करेले, प्लीज। देखो राजू, अगर भगवान चाहेंगे तो शायद तुम्हारी पत्नी बच जाएगी, और अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। राजू बहुत दुखी था। वह कैसे भी अपनी पत्नी को बचाना चाहता था। राजू को इस तरह से परेशान देखकर जादुई करेला भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जादुई करेले को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह राजू की पत्नी को कैसे बचाए। ऐसे ही जादुई करेला अपनी जादुई नगरी में जाता है और वहां जाकर जादुई नगरी की महारानी से कहता है, महारानी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आज मैं अपने बेटे को इस तरह से परेशान हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मुझे कैसे भी अपनी बहू को बचाना है। दरअसल ये जादुई करेला और कोई नहीं बल्कि राजू का पिता था। क्या बात है, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर करेले लगे हुए हैं। सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़े बहुत करेले तोड़कर अपने घर ले जाऊं।
बहू से कहूँगा कि करेले की सब्जी बना दे, बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है। उस खेत में एक शरारती जादुई करेला था और वह जादुई करेला बबलू से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी और के खेत में घुसकर किसी और के करेले को तोड़कर और उसकी सब्जी बनाने के बारे में सोच रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जाने अनजाने में भूल हो गई है। मैं इस खेत से एक भी करेला नहीं तोड़ूंगा, मैं चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम जा सकते हो? तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें इंसान से एक जादू करेला बना देता हूँ ताकि तुम भी हमारी तरह एक जादू करेला बनकर हमेशा हमारे साथ रहोगे। वे शरारती जादुई करेला बबलू को भी अपनी तरह ही एक जादुई करेला बना देता है। जादुई करेला बनने के बाद बबलू बहुत ज्यादा परेशान था। उसे अपने घर परिवार की याद आ रही थी, लेकिन अब बबलू कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए बबलू जादुई करेला बनकर ही राजू की मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। देखो बबलू, किसी की जान बचाना ये तो हमारे हाथ में है, लेकिन किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना वह हमारे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी बहू को जिंदा कर पाओ तो तुम्हें उसके लिए अपने प्राण को त्यागना होगा। अगर तुम अपनी सब्जी बनाकर अपनी बहू को खिला दो तो शायद तुम्हारी बहू जिंदा हो जाए, क्योंकि तुम्हारी बहू को तुम्हारे प्राण मिल जाएंगे। ठीक है महारानी, वैसे भी मैं जीते हुए भी मारा हुआ जैसा ही हूँ। एक इंसान होकर भी मुझे एक करेले की तरह रहना पड़ता है। ये मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं है। अगर यही एक रास्ता है मुझे अपनी बहू को बचाने का, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जादुई करेला तुरंत राजू के पास जाता है और उसे अम्बा को बचाने का तरीका बताता है। राजू उस जादुई करेले की सब्जी बनाकर अम्बा के मुंह में डाल देता है और जैसे ही वह सब्जी अम्बा के मुंह में जाती है वैसे ही अम्बा की सांस चलने लगती है। यह सब देखकर राजू बहुत खुश होता है। कहाँ हो तुम जादुई करेला? तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी की जान वापस आई है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ। तभी राजू को उसे जादुई करेले के अंदर की आवाज आती है। राजू बेटा, मैं जादुई करेला होने के साथ साथ तुम्हारा पिता भी हूँ। यह सुनकर राजू थोड़ा हैरान हो जाता है और जादुई करेला अपनी पूरी कहानी राजू को बता देता है और सारी सच्चाई जानने के बाद राजू की आंखों में आंसू थे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता के पास एक छोटी सी जमीन है जिससे वो खेती बाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। पिंकी को करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब भी उसके घर में करेले की सब्जी बनती वो रोना धोना मचा देती। तब उसकी माँ को थक हार कर उसके लिए या तो चटनी बनानी पड़ती या फिर वो कोई और सब्जी बनाती। इसी तरह एक दिन की बात है। माँ, मैं नहीं खाऊंगी करेले की सब्जी, कुछ भी हो जाए। तुम भी ना हद करती हो, गर्मी शुरू होते ही हर दूसरे दिन ही करेले बनाकर रख देती हो। पड़ोस वाली चाची करेले देकर गई थी। घर में कोई सब्जी नहीं थी, इसीलिए मैंने करेले बना दिया। और पिंकी, मैं तो तंग आ गई हूँ तेरे रोज रोज के ड्रामे से। इतनी बड़ी हो गई है, करेले की सब्जी तुझे पता है पेट के लिए कितनी अच्छी होती है। कितनी भी अच्छी होती हो, लेकिन ये कड़वी करेले की सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उसके बाबा खेतों से काम करके लौटते हैं और पिंकी को यूं करेले की सब्जी के लिए रोता हुआ देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये सब क्या है पिंकी? तुम जब देखो करेले की सब्जी को देखकर रोने लग जाती हो। मत भूलो, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो थोड़ी थोड़ी सब्जियों के लिए भी तरसते हैं। और मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं कि रोजाना पनीर की सब्जी बने घर में। आज के बाद मैं तुम्हें करेले की सब्जी के लिए रोते हुए ना देख लूं। चुपचाप से जो भी बने वो खाना पड़ेगा। अपने बाबा को इतने गुस्से में देखकर पिंकी चुपचाप बैठकर खाना खाने लगती है, पर एक टुकड़ा खाते ही उसका जी खराब हो जाता है और वो खाना छोड़कर चली जाती है।
इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन करेले की सब्जी को देखकर मुंह बनाना उसका आज तक बंद नहीं हुआ। पिंकी को छोड़ो, आप बताओ, आज आपका मूड इतना क्यों खराब है? आप तो कभी पिंकी को नहीं डांटते। आज तो मैं बहुत परेशान हूँ पिंकी की माँ। खेत में कीड़ा लग गया है, सारी फसल खराब हो गई। इतने पैसे भी नहीं है कि महंगी दवाइयां लाकर डाल दूं। पता नहीं, सर भी भारी भारी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तबीयत खराब हो रही है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर आराम कर लो, शाम तक अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिंकी के बाबा की तबीयत जो एक बार बिगड़ी, फिर वो सुधरी ही नहीं। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती रही। डॉक्टर को बीमारी भी समझ में नहीं आ रही थी। पिंकी के बाबा इतने कमजोर हो गए थे कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, और ऊपर से घर और खेतों की चिंता ने उन्हें और भी ज्यादा बीमार बना दिया था। बाबा उठो ना, थोड़ी देर बाहर जाकर बैठते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको इस तरह बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर। मैं भी पसंद नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मेरे से उठा ही नहीं जाता। खड़े होते ही मेरे पैर कांपने लगते हैं। मेरे खेत भी सूख चुके हैं। आपकी हालत देखकर मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन घर में सब कुछ खत्म हो चुका है। थोड़ी हिम्मत करके आपको उठना ही होगा। खेतीबाड़ी तो देखनी पड़ेगी, वरना घर कैसे चलेगा। माँ, बाबा से तो सचमुच में नहीं उठा जा रहा। कल से मैं ही खेतों पर काम करने के लिए जाऊंगी। ज्यादा कुछ नहीं तो सब्जियां ही लगा लूंगी। कम से कम उन्हें बेचकर घर का काम तो चलेगा। हाँ, कह तो तू ठीक ही रही है। ठीक है पिंकी, कल सुबह एक बार खेतों में जाकर तो देख क्या हालत हो रखी है अभी खेतों की। अगले दिन सुबह पिंकी सुबह सवेरे उठकर अपने खेत में जाती है तो देखती है वहां पर बाबा की वो खराब फसल सूखी पड़ी है। वो सारी सूखी हुई फसल को एक तरफ इकट्ठा करने लगती है कि तभी उसे वहां पर कुछ सूखे करेले नजर आते हैं। पहले तो पिंकी को करेले को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो मन ही मन सोचती है कि करेले की खेती कर लेती हूँ। घर में भी अभी इतने पैसे नहीं हैं कि किसी और सब्जी के बीज खरीद सकूं। काफी बीज है ये, इनको खेतों में बिखेर दूंगी। फिर पिंकी अपने छोटे से खेत में बड़ी मेहनत से खुदाई करती है, जमीन को एकसार करती है, और फिर वो खेतों में मिले हुए सूखे करेले के बीजों को खेतों में बिखेर देती है। शाम को वो थकी हारी घर आती है। मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी बेटी। तू ठीक करने गई थी या खेत में काम करने के लिए? माँ, खेत में गई थी, चारों तरफ देखा, सब किसानों के खेत लहरा रहे थे, बस एक हमारा सूखा पड़ा था। फिर मैंने वहां से वो सारी सूखी फसल हटा दी, और आज मैंने सारा काम भी खत्म कर दिया है। खेतों में करेले के बीज भी बिखेर दिए हैं। करेले के बीज? वो कहाँ से आए तेरे पास? माँ, वहीं खेतों में कुछ करेले सूखे पड़े हुए थे। वो बाबा की फसल खराब हुई थी ना, शायद वही करेले थे। बीज खरीदने के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने उन्हीं को ही बोने के लिए डाल दिया। बहुत थक गई हूँ माँ, खाने को दे दो। आज पता चल रहा है बाबा खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। पिंकी की आंखों में आंसू देख उसकी माँ समझ गई कि पिंकी का मन बहुत भारी हो रहा है। वो उसके लिए खाना लाती है। माँ बेटी दोनों बैठकर खाना खाती हैं। फिर पिंकी अपने बाबा से खेतों में किस तरह फसल को संभाला जाता है इस बारे में बात करने लग जाती है। रात को वो सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, जैसा कि पिंकी के बाबा ने उसे रात को बताया था, वो अपने खेतों में पानी देने के लिए जाती है। बेटा, पानी जरा आराम से देना, कहीं ऐसा ना हो कि बीज बहकर कहीं और चले जाए। ठीक है बाबा, पर आप जल्दी से अच्छे हो जाओ। पिंकी को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सब्जी के बनने से वो चिढ़ जाती थी, आज वो उसी सब्जी की खेती करने जा रही है। वो खेतों में जाकर पानी देती है और घर आती है। अगले दिन सुबह जब खेतों में जाती है तो हैरान हो जाती है। खेत हरे भरे खड़े थे और उन पर ढेर सारे करेले लगे हुए थे। इतने सारे करेलों को देखकर पिंकी को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसे करेले पसंद ही नहीं थे। वो बेहोश होकर गिर जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक बड़ा सा करेला उसके ऊपर पानी के छींटे मार रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो आगे आगे और करेला उसके पीछे पीछे भाग रहा था कि तभी करेला उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। मेरा
मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो ना। भागो मत पिंकी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिस तरह से तुमने हमें उम्मीद के साथ अपने खेतों में लगाया है, हम तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। मैं समझी नहीं। तुम इतने बड़े करेले, करेले इतने बड़े नहीं होते। बताओ कौन हो तुम? मैं जादुई करेला हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे करेले की सब्जी भी पसंद नहीं है। पर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए जो बीज मुझे खेतों में मिले, मुझे वही लगाने पड़े। पर मैं इतने सारे करेलों को देखकर चक्कर खाकर गिर गई। इसी से समझ सकते हो कि मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जानता हूँ तुम्हें करेले पसंद नहीं है, लेकिन हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, हम बहुत कड़वे हैं, लेकिन हम सबकी सेहत का ध्यान भी रखते हैं। कितनी बीमारियां हैं जो हम लोगों को लगने नहीं देते, और अगर किसी को बीमारी हो तो उसको भी ठीक कर देते हैं। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी मदद भला क्यों करोगे। ये सुनकर करेला हंसने लगता है और फिर पिंकी को शांत कराकर एक जगह पर वो उसे बैठाता है। पहले शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैंने जादू से सब कुछ देख लिया है। तुम्हारे बाबा बहुत बीमार हैं, तुम्हारे घर के हालात बहुत बुरे हैं, तुम्हें करेले पसंद नहीं है और करेले की फसल देखकर तुम चक्कर खाकर गिर गई हो। लेकिन अगर यही सब रहा तो तुम्हारे हालात और भी बुरे हो जाएंगे। तो मेरी बात मानो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, और फिर देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। करेला पिंकी को इतने प्यार से समझाता है कि पिंकी खुश हो जाती है और करेले से बोलती है कि वो उसकी सब बात मानेगी। फिर करेला अपना रूप छोटा कर लेता है और पिंकी उसे घर ले आती है। माँ बाबा, आपको पता है हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और वहाँ पर बहुत ढेर सारे करेले भी लगे हैं। कल मैं सुबह उन्हें मंडी में बेच दूंगी। पर बेटा, इतनी जल्दी करेले की फसल तैयार नहीं होती है। तुम क्या कह रही हो? मुझे भी पता है बाबा, लेकिन अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। फिर पिंकी जादुई करेले को लेकर आती है। करेला अपना रूप बदलकर बड़ा हो जाता है। जादुई करेला पिंकी के बाबा के शरीर पर अपने हाथों से सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में पिंकी के बाबा को अपने शरीर में हलचल होती हुई महसूस होती है और वो बिस्तर से खड़े हो जाते हैं। ये तो कमाल हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बाबा, ये जादुई करेला है और हमारी मदद के लिए आया है। फिर पिंकी सारी बात बता देती है। पिंकी के माँ बाबा बड़े खुश होते हैं। जादुई करेला पिंकी के घर की हालत को देखकर उसे ठीक कर देता है। उनकी रसोई में ढेर सारा सामान भर देता है और फिर पिंकी के बाबा से कहता है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे खेतों में लगी हुई करेले की फसल ना तो कभी खराब होगी और ना कभी सूखेगी। रोज ढेर सारे करेले मिलेंगे जो तुम मंडी में बेच देना। इससे तुम्हारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तुम अब क्या हमारे साथ ही रहोगे हमेशा? नहीं नहीं, तुम्हें तो वैसे भी करेले पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक चीज देता हूँ। वो पिंकी के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है और फिर कहता है, तुम्हें कैसा लग रहा है पिंकी? अब तुम्हें कभी भी करेले से नफरत नहीं होगी। तुम उनकी सब्जी भी आराम से खा पाओगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकता, मुझे तो जाना होगा। बहुत सारे लोगों की मदद करनी होती है, लेकिन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। फिर करेला अपने दोनों हाथों को आगे करता है। पिंकी और उसके माँ बाप देखते हैं कि उसके हाथों में 4 चमकते हुए पत्थर हैं। ये तुम लोगों के लिए है। ये हीरे हैं और इनकी बहुत कीमत है। इन्हें बेचकर तुम जो चाहे करना चाहो कर सकती हो, और फसल तो तुम्हारी हमेशा ही हरी भरी रहेगी। तुम तो हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। जिस तरह तुमने हमारी मदद की है, हमारे भी हालात अच्छे होते ही हम सब की मदद करेंगे। फिर जादुई करेला वहां से चला जाता है और उसके बाद पिंकी के पापा भी अपने खेतों से करेलों को बेचकर बहुत पैसा कमाते हैं। वो लोग औरों की मदद भी करते हैं और इस तरह उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगता है।